हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमन सर। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। और वो उसमें हमने देखा था कि फैराडे लॉ जो था उसमें ईएमआई का कैसे वर्क कर रहा था। आज का अपना जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ ईएमआई। देखो, लॉज ऑफ ईएमआई में स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पहले का एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। ईएमआई में क्या था अपना पहला, कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कॉइल के क्रॉस, किसी भी, ठीक है ना, क्लोज रिंग के क्रॉस, तो वहाँ क्या होता था, इंड्यूस इंड्यूस करेंट, या उसमें हम लोग उसको बोल सकते थे कि इसमें प्रोड्यूस होता है इंड्यूस करेंट। ठीक है ना। तो ये जो अभी का जो टॉपिक है अपना लॉज ऑफ ईएमआई, इसमें दो लॉ होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट लॉ से। देखो जी, इधर फर्स्ट लॉ जो होता है ईएमआई का, वो ईएमआई का डेफिनेशन ही होता है। ठीक है ना। जैसे तुमने पढ़ा था पहले कि इंड्यूस करंट बनता है, कि इंड्यूस करंट जो होता है ये कैसे फॉर्म होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से। कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी कॉइल के क्रॉस, किसी रिंग के क्रॉस, तो क्या बनता है वहाँ पे, इंड्यूस करंट बनता है। तो यही है इसका फर्स्ट लॉ। तो अगर तुमसे ये पूछे कि फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्टेटमेंट में क्या लिखोगे तुम, ठीक, कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं सिंबल फाई से भी, कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई चेंज अक्रॉस ए कॉइल, चेंज अक्रॉस ए कॉइल, कॉमा, इट प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करेंट, इंड्यूस्ड करेंट। नाउ यही तो था पहले डेफिनेशन था किसका, ईएमआई का। ठीक ना। तो डेफिनेशन जो था वही इसका स्टेटमेंट है यहाँ पे किसका, फर्स्ट लॉ का। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लॉ खाली बस स्टेटमेंट के लिए होता है, बहुत सारे इस पे आ सकता है क्वेश्चन भी। ठीक है ना, कि तुमसे डायरेक्टली ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि ईएमआई का फर्स्ट लॉ लिखो, तो तुमको पता होना चाहिए कि हाँ, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, उसका कैसे हमें यूज करना है। नाउ देखो, फर्स्ट लॉ में एक चीज और भी है कि फर्स्ट लॉ केवल देता है डेफिनेशन ऑफ इंड्यूस करंट, कि हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस करंट बनता है। लेकिन इंड्यूस करंट कितना होगा, उसका कितना रहेगा मैग्नीट्यूड, ये डिफाइन नहीं करता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ में ज़्यादा कुछ है नहीं, कि यहाँ जो इंड्यूस करंट बन रहा था फर्स्ट लॉ में, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वही डिफाइन करता है सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ को अगर कोई अगर लिखे, मैथमेटिकली अगर लिखे यहाँ पे, तो क्या लिखेगा यहाँ पे, कि इंड्यूस करेंट, इंड्यूस्ड करेंट, या इसी को बोल सकते हो इंड्यूस ईएमएफ भी, इंड्यूस ईएमएफ। इसका सिंबल होता है ई। ठीक है ना। ये कितना रहेगा, माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, ये रहेगा इसका मैथमेटिकल फार्मूला। या सेकेंड लॉ को बोल सकते हो कि मैथमेटिकली ऐसा इसको लिख सकते हैं कि इंड्यूस करेंट या फिर ईएमएफ इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। नाउ हमने पढ़ रखा है पहले कि फाई का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे मैंने यूज किया एक वर्ड डी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी मैं पहले बोल चुका हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है, रेट या रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज अगर मैं यहाँ लिख दूँ डी बाई डी टी को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट चेंज हो रहा है, या रेट ऑफ चेंज जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक ना, वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस इंड्यूस करंट या फिर ईएमएफ। ठीक ना। ना अब इसी चीज को लिखना है स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट अगर मैं इसका अगर लिखूं तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस करंट। ये कुछ वैसा ही है जो तुमने पढ़ा था कि फोर्स का जो था मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, एफ इक्वल टू एम ए, क्लास 9th में। ठीक है ना। तो तुमको वहाँ क्या पढ़ाया गया था कि जब भी हम लोग फोर्स का बात करते थे मैग्नीट्यूड का, उसमें क्या होता है कि जो मोमेंटम चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट के क्रॉस, वो क्या रहता है, डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। वैसे यहाँ भी है
कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर चेंजेस हो रहा है कहीं पे किसी कॉइल के क्रॉस में, ठीक है ना, तो किसका रहेगा बराबर या किसका रहेगा प्रोपोर्शनल, इंड्यूस करंट या फिर ईएमएफ, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट में इसी चीज को लिखना है हमें यहाँ पे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज या चेंजेज across a coil is directly proportional to the induced current in coil, ठीक। नाउ तो ये तो हो गया, इसका स्टेटमेंट हो गया किसका, सेकेंड लॉ का। और सेकेंड लॉ का मेन क्या काम था आपका कि कितना मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस करंट या फिर ईएमएफ का, उसका रिजल्ट देना। बट इसमें अभी कुछ और चीज़ें भी हैं। एक तो ये निगेटिव साइन है यहाँ पे, और ये क्या है, ये एन क्या लिखा हुआ है, तो जरा उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक ना। देखें इधर, तो मैं यहाँ पे जो लिखा था इंड्यूस करंट या ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी, तो डी फाइव बाई डी टी को तो मैंने बोल दिया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स है। लेकिन ये माइनस और ये एन, देखो एन का मतलब रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स उस कॉइल का, कि नंबर ऑफ जो टर्न्स है, ठीक है ना, कॉइल का वो कितना है वो। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने एक ही टर्न लिया कॉइल का, जैसे मैं यहाँ अभी है ये कॉइल अपने पास में, इसमें कितना टर्न है, इसमें एन इक्वल टू 1 टर्न है यहाँ पे। अगर मान लो किसी ने ऐसा बना दिया कॉइल इसमें इसने 3 4 5 टर्न लिए, अगर ऐसा, तो वहाँ एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है ना, एन का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक। तो एन क्या यहाँ करेगा रिप्रेजेंट कि कितना टर्न से कॉइल का जिसके क्रॉस क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। नाउ माइनस साइन का क्या मतलब है यहाँ पे, तो देखो ये निगेटिव जो साइन दिया गया है यहाँ पे, तो निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि जो भी मैग्नेटिक जो फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल के क्रॉस, उससे जो इंड्यूस करंट बन रहा है या इंड्यूस जो बन रहा है ईएमएफ, वो किधर रहेगा, हमेशा अपोजिट रहेगा डायरेक्शन में। मैं फिर से बोलता हूँ, निगेटिव साइन का क्या मतलब रहेगा यहाँ पे कि जो इंड्यूस करंट है अपने पास में, जो अपने पास यहाँ पे इंड्यूस करंट है या इंड्यूस जो ईएमएफ है, ये हमेशा कैसे रहेगा, अपोजिट रहेगा डायरेक्शन में, अपोजिट इन रहेगा डायरेक्शन। तो ऑलरेडी जब मैंने पढ़ाया था क्लास में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ हमने देखा था, मैं एक बार उसका यूज भी करके तुमको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि जब मैंने कॉइल लिया था ऐसा कुछ, इसे अटैच किया था गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, और पास में रखा था एक बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला, और जैसे ही मैंने इसको मैग्नेट को मूव किया क्लोज टू द कॉइल, कॉइल इस केस में किस में था, रेस्ट में था, मैग्नेट मूव कर रहा था कितने से, v मीटर पर सेकेंड से। तो इस केस में जो यहाँ करंट इंड्यूस हुआ था कैसा हुआ था, एंटी क्लॉकवाइज हुआ था। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये रहा उसका डायरेक्शन, ठीक ना। तो तुम जब मैग्नेट को पास में लेके आ रहे हो तो उल्टा करंट बन रहा है, तो उस उल्टे करंट को या उस उल्टा इंड्यूस करंट को दिखाने के लिए हमने क्या यहाँ यूज किया है, निगेटिव साइन यूज किया है, या ये रहा फॉर्मूले में निगेटिव साइन का मीनिंग, ठीक है ना। अच्छा इसी चीज को देख सकते हो एक और तरीके से कि वहीं सेम कॉइल अटैच किया इसको विद गैल्वेनोमीटर, ठीक ना, हमने लिया था यहाँ बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल, इस केस में इसको हमने अवे लेके गए हैं, यहाँ पे स्पीड था v मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको उल्टा लेके जा रहे थे, मतलब कॉइल रेस्ट में था, मैग्नेट था मोशन में, वो भी ठीक है ना अवे फ्रॉम था कॉइल। तो इस केस में करंट कैसा बना था, करंट फॉर्म हुआ था क्लॉकवाइज, ठीक है ना, या इंड्यूस करंट था यहाँ पे क्लॉकवाइज। इट मीन्स जब ये मैग्नेट दूर जा रहा है कॉइल से, तो यहाँ पे कैसा बन रहा है करंट, क्लॉकवाइज। तो ये तो उल्टा बन रहा है ना, तो उस उल्टे को दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, माइनस यहाँ यूज किया है साइन को, ठीक है यहाँ तक। तो ये था अपना एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कि लॉज ऑफ ईएमआई कैसे हम यूज कर सकते हैं,
या उसका स्टेटमेंट हमें याद रखना है। नाउ अब इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक और नया टॉपिक, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, या उसको कुछ बुक्स में बोलता है जनरेटर केवल। तो जनरेटर बोले तो या इलेक्ट्रिक बोले जनरेटर तो, ठीक ना, दोनों का मीनिंग क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो जनरेटर का मेन वर्क क्या होता है, कैसे उसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कैसे वो करंट को प्रोड्यूस करता है, ठीक, ये सब कुछ हमें सीखना है अभी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखना स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग आगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो मुझे एक बात बताओ, जनरेटर का मीनिंग क्या होता है, जनरेट करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मतलब करंट, करंट को जनरेट करने वाला ऐसा कोई डिवाइस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो, ठीक है ना। तो मेन इसका क्या काम रहता है वो देखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो देते हैं इनपुट वो होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। मतलब जो जनरेटर होता है, जो उसका कॉइल होता है, तुमको क्या करते हो, उसको घुमाते हो ना मशीन से, इसमें डालते हो फ्यूल, डालते हो फ्यूल को बर्न करते हो, तो उसका मेन काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। और ये मैकेनिकल एनर्जी जो होता है किस में होता है, कन्वर्ट, ये कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक, जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो जनरेटर का मेन काम क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक। ये तुमने पहले पढ़ा होगा साइंस में कि एनर्जी का जो होता है कन्वर्जन वो कैसे काम करता है। तो जनरेटर क्या अपने लिए बस एक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। नाउ अब ये जनरेटर का जो होगा वर्किंग प्रिंसिपल, या इसका जो डायग्राम होगा कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो जी, डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बोर्ड पे, सीखना है ध्यान से चीज़ों को। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज करूँगा दो मैग्नेट का। मैंने लिया फर्स्ट नॉर्थ पोल, दूसरा लेंगे साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो नॉर्थ एंड साउथ क्या रहेगा अपने पास, ये रहेगा मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल का एक और नेम होता है, अगर बोल रहे हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में तो इसको बोलते हैं स्टेटर। स्टेटर मीन्स जो पार्ट रुका हुआ एक जगह रेस्ट में है उसे क्या बोलेगा, स्टेटर, रुका हुआ पार्ट है ये। नाउ अब इसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रहेगा, हम लोग प्लेस करेंगे एक रेक्टेंगुलर कॉइल को। हमने क्या प्लेस किया यहाँ पे, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया। ये रहा, उसका नेम कर दिया यहाँ पे ABCD। तो रेक्टेंगुलर जो कॉइल था ABCD, ये हमने कहाँ प्लेस किया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, ठीक। और जैसे ही तुम इससे क्या करोगे, करंट पास करोगे, सॉरी, जब तुम इस रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD को घुमाओगे, घुमाने का मतलब कि इसको मैकेनिकल एनर्जी देना, तो क्या करना, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना। मतलब ये अपने पास मान लो दो मैग्नेट्स हैं नॉर्थ एंड साउथ, बीच में क्या रखा हमने, कॉइल रखा, कॉइल को घुमा रहे हैं, किससे, मैकेनिकल एनर्जी से। तो जब कॉइल घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो क्या करेगा वो, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करने का मतलब कि कॉइल का अपना रेक्टेंगुलर जो शेप रहेगा उसके क्रॉस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होगा लगातार। उससे क्या होगा, इस पूरे कॉइल ABCD में एक करंट होगा इंड्यूस, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मेन आपका बेसिक लॉजिक होता है। नाउ तो ABCD अपने पास क्या है, कॉइल है, या इसको बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल। तो इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ये अपने पास ABCD। अब इस कॉइल में जो करंट बनेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना, बाहर निकालेंगे। बट ध्यान ये रखना है कि ये कॉइल मूविंग है, ये मतलब ये कॉइल पूरा मोशन में है। अब मूविंग आपके कॉइल से करंट बाहर निकालना इतना आसान काम नहीं है। अगर तुम इसे सिंपल तार जोड़ोगे तो तार क्या होगा, लपटेगा, उसमें रैप होगा और वो टूट जाएगा। तो उससे बढ़िया क्या है कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर में कि यहाँ क्या करेंगे, लगा देंगे एक रिंग लगा देंगे, और जो दूसरा कॉइल जो दूसरा वायर का पार्ट था यहाँ लगा देंगे दूसरा रिंग।
मतलब हमने यहाँ पे यूज कर लिया रिंग और ब्रश वाला लॉजिक। ये अपने पास रिंग्स हैं, ये कौन से रिंग्स हैं हमने पढ़ा हुआ है पहले, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग करने का मतलब कंटिन्यूअस रिंग है, दो इंड है वायर का, हमने क्या किया, दोनों इंड ऑफ वायर को दो अलग अलग रिंग से जोड़ दिया है कि जब ये पूरा क्वाइल अगर घूमेगा ऐसे तो साथ में रिंग भी क्या होगा, उस पर अटैच है, वो भी घूमेगा साथ में। अब ये जब रिंग घूम रहा होगा तो हम क्या करेंगे, इस पे दो लगा देंगे अलग से कार्बन ब्रशेस। ये मैंने अटैच किया कार्बन ब्रशेस दोनों रिंग के साथ में, और इन कार्बन ब्रशेस से क्या होगा, हम लोग वायर्स बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, जहाँ से हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना, एसी सप्लाई मिलेगा, या इसको हम लोग किसी एक लोड को सप्लाई कर देंगे। एल मीन्स लोड, लोड कहने का मतलब कोई भी एक अप्लायंस हो सकता है, चाहे पंखा लगा लो, बॉल लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक डायग्राम को अगर तुम लोग देखोगे तो डायग्राम में कुछ खास बात नहीं है। दो हमने लिया है मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, एक लिया हमने रेक्टेंगुलर क्वाइल, या उसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर भी बोलते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वाइल का एक और नेम क्या होता है, आर्मेचर, या इसका एक और नेम होता है, इसको बोलते हैं रोटर। रोटर मीन्स घूमने वाला पार्ट, या आर्मेचर या फिर क्वाइल ना। तो जैसे ही क्वाइल घूमा तो क्वाइल ने क्या किया, घूमने से मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने क्रॉस चेंज होने दिया, और उस चेंज हो रहे मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होगा, करंट इसमें होगा इंड्यूस, और उस करंट से क्या मिलेगा हमें, ठीक है ना, बाहर जो सप्लाई है, जो हमें करंट चाहिए, जो हमें इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, वो मिलेगा हमें एज आउटपुट कहाँ पे, लोड के पास में। अच्छा, मैंने ऑलरेडी तुमको सिखाया था इलेक्ट्रिक मोटर में कि ये रिंग और ब्रश का जो लॉजिक है, रिंग और जो ब्रश का जो कॉम्बिनेशन है एक साथ में, इसका एक नेम था। इसका नेम क्या था जी, अगर तुमको पता हो तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ फिर से लिख लो। तो क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग एंड ब्रशेस। जिनको नहीं पता है लिख के रखेंगे कि जब रिंग और ब्रशेस एक साथ कंबाइन होगा उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर का मेन काम क्या होता है, कई बार ये एमसीक्यू में पूछता है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। एमसीक्यू में अगर तुमसे ये पूछ दे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पे कि मूविंग करंट को बाहर निकालना है लोड के पास में, या मूविंग करंट को या इंड्यूस करंट को बाहर निकालना है किससे, क्वाइल से, रोटर से। तो हमने क्या यहाँ यूज किया है, यूज किया हुआ है कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है ना। तो ये डायग्राम जो है इसका बहुत ही सिंपल है, और जब भी हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसका जरूर नेमिंग करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फिगर इलेक्ट्रिक जनरेटर, रहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर, ओके ना। अब इसके बाद में इसमें तुमसे ये पूछ सकता है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक, इसका वर्किंग क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ लिखने के लिए। तो लिखने में कुछ नहीं है, जो जो चीज़ें यहाँ पे जैसे प्रोसेस हो रही हैं, जैसे प्रोसेस यहाँ पे एक के बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने जो बोला है, समझाया है, उसी को लिख देना है लैंग्वेज के फॉर्म में। कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, लेंगे स्टेटर, या दो लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। उसका मेन काम क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, ठीक। उसके बाद इसमें क्या हमने प्लेस किया हुआ है, रेक्टेंगुलर क्वाइल, उसका मेन काम क्या रहेगा, उसका मेन काम रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने क्रॉस चेंज होने देना, ठीक है ना। और इस क्वाइल को क्या दिया है हमने, क्वाइल को दिया हमने मैकेनिकल एनर्जी, इसी को बोल सकते हैं। और इसको हमने क्या दिया है, रोटेशनल, ठीक है ना, मोशन में रखा है किसको, ABCD क्वाइल को, उसको घुमा रहे हैं ऐसे, पूरा रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, यहाँ करंट हुआ इंड्यूस, इस पूरे आपके ABCD क्वाइल में घूमते हुए करंट को बाहर निकालने के लिए क्या यूज किया गया है, यहाँ पे रिंग और ब्रश का लॉजिक या फिर कम्यूटेटर सेगमेंट हमने यूज किया हुआ है। तो आई थिंक इतना तुम लोगों से काम हो जाएगा, इसे कर लेना कंप्लीट। अब मैंने यहाँ पे एक चीज अभी भी छोड़ रखा है,
वो ये है कि इंड्यूस करंट का मैंने डायरेक्शन जो है वो मार्क नहीं किया पूरे कहीं कॉइल में या वायर में कहीं भी। तो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को मार्क करने के लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा, ठीक है ना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल सीखना पड़ेगा। देखो फ्लेमिंग का दो रूल था। एक सिखाया था मैंने कब, जब हमने एक कंडक्टर को, एक करंट कैरिंग वायर को प्लेस किया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो जब उस पर फोर्स लगा था वहां यूज किया था लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का। याद कुछ आ रहा है? मदर, फादर और चाइल्ड, ठीक है ना, या फिर फादर, मदर और चाइल्ड, तो सिखाया गया था क्लास में तुम लोगों को। ठीक, तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड जो रूल था उसका मेन काम क्या था, फोर्स निकालने के लिए हमने यूज किया था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे किधर फोर्स लगेगा जब उसे हम प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में। तो यहां क्या करना है, हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन मार्क करना है। तो इंड्यूस करंट को निकालने के लिए मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, हम क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे फ्लेमिंग का, ठीक है ना, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल यूज करेंगे। ठीक, जो कि लेफ्ट हैंड था उसके जस्ट अपोजिट है। तो इस बार क्या करना है, हमें राइट हैंड लेना है। राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर को परपेंडिकुलर करना है अरेंज, ठीक है ना। कैसे अरेंज करना है, 90 के एंगल पे। तो ये अपना था राइट हैंड, तुमको दिख रहा होगा यहाँ से, राइट हैंड है ये। थंब रहा, फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर। ठीक, जो थंब था ये किसको करेगा रिप्रेजेंट, ठीक है ना, फोर्स या फिर मूवमेंट को। जो फोर फिंगर था किसको करेगा रिप्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड को। जो मिडल फिंगर था किसको करेगा रिप्रेजेंट, इंड्यूस करंट को। ये जस्ट लेफ्ट हैंड का उल्टा है जी, चीजें यहां भी वही हैं। फादर, मदर और चाइल्ड जो था लेफ्ट हैंड में, यहां रहेगा फोर्स या मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करंट, ठीक है ना। तो इसका यहां यूज कर लो। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, नॉर्थ टू साउथ, मैं इसको मार्क कर देता हूं यहाँ पे, नॉर्थ टू साउथ है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा जी। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन करता है रिप्रेजेंट, फोर फिंगर। तो फोर फिंगर को घुमाना पड़ेगा, इधर मोड़ना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे घूम रहा है आपका रेक्टेंगुलर क्वाइल, ठीक है ना। देखो क्वाइल घूमने के दो तरीके हैं, या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स या तो तुम फोर्स लगाओगे ऊपर की तरफ, नहीं तो किधर, नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इस केस में जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे, हमने प्लेस किया नॉर्थ टू साउथ किसको, ठीक है ना, फोर फिंगर को, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक, थंब किसका काम क्या था, थंब का काम था जी यहाँ पे फोर्स या फिर मोशन को करना रिप्रेजेंट। तो थंब अपना, ठीक है ना, जो है इस साइड में, इट मीन्स कि थंब है ऊपर की तरफ। मतलब अगर ये क्वाइल अगर ऊपर आ रहा है ए बी, या ऊपर की तरफ इसमें लग रहा है फोर्स, तो किधर रहेगा अपना मिडिल फिंगर, ये रहेगा ए टू बी। ए टू बी कहने का मतलब कि इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन रहेगा ये रहेगा ए टू बी, और यही करंट घूम के आएगा किधर से, बी टू सी में और सी टू डी में, फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। करंट यहाँ से एक बाहर निकलेगा जैसे करंट इन जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज किया गया है, ठीक है ना, टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन रेक्टेंगुलर क्वाइल, इन रेक्टेंगुलर क्वाइल। हम लोग अलग से सीखेंगे इस चीज़ को कि फ्लेमिंग जो राइट हैंड जो आपका जो रूल है उसको अलग से मैं लिखाऊंगा, उसका स्टेटमेंट, डायग्राम, सब कुछ। बट अभी के लिए कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में इंड्यूस करंट कैसे निकालेंगे, तो बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब इसका लास्ट जो पार्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, कि इसका यूज क्या है। तो आई थिंक सबको पता है कि जो जनरेटर है उसका यूज क्या होता है, करंट को जनरेट करना, करंट को प्रोड्यूस करना।
ठीक है ना। देखो जी, दो वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड जो कि हम लोग यूज करते हैं जनरेटर में या करंट में, जिसको मैं यहाँ पे एक बार तुम लोग को रिकॉल कर दे रहा हूँ। एक होता है वर्ड क्रिएट करना और एक होता है जनरेट करना। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, वो चीज़ नेचर में नहीं है, तुम उसे नया बना रहे हो। ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जनरेटर का काम क्या था, करंट को प्रोड्यूस करना, जनरेट करना। तो चार्ज तो ऑलरेडी नेचर में है ना, ठीक है ना। करंट भी क्या है, नेचर में है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे करंट को क्रिएट या जनरेट, क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। वो नेचर में है ऑलरेडी, हम उसे बस केवल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है ना। अगर करंट को अगर कोई अगर क्रिएट करने लगे, इसका मतलब ये होगा कि तुम चार्ज को क्रिएट कर रहे हो। और चार्ज को क्रिएट करने का मतलब क्या हो जाएगा कि तुम डेली नए नए बना रहे हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। उससे नया बन जाएगा मैटर, उससे कुछ भी बन सकता है। ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है और इस टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर को एक बार ढंग से रिकॉल करना है, समझना है इसको ढंग से। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके। भाई साहब खोपड़ी दब गया।